लेक्चर का टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। जैसा कि तुम सबको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक सबसे पहले तुम्हें देखने को मिला होगा क्लास 9th में। वहां पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और उसके बाद उसको बढ़ते हुए क्रम में जब हम लोग चलते हैं तो बीएससी तक पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं अपनी पीरियोडिक टेबल से संबंध में। तो बात है 18th सेंचुरी के समाप्ति की और 19th सेंचुरी के शुरुआत की। यह वो समय था जब विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स की बहुतायत से खोज हुई और जब एलिमेंट्स की संख्या बढ़ गई तब उनके वर्गीकरण की बात साइंटिस्ट के दिमाग में आई। क्योंकि तुम्हें मालूम है कि यदि हम तुमसे कहें कि 1, 2 या 3 लोगों का अध्ययन करो तो आसानी से कर लोगे, लेकिन अगर 100 लोगों का अध्ययन करने के लिए कहें तो उसमें कठिनाई आएगी। अब अगर 100 लोगों के अध्ययन को 3 समूहों में बांट दें या 10 समूहों में बांट दें तब अध्ययन करना आसान हो जाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो दिया गया वो मुख्य रूप से इसलिए दिया गया कि हम लोग ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एलिमेंट्स का अध्ययन कर सकें और हमको ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। जैसे हमने एक समूह का अध्ययन किया तो उस समूह में अगर 10 एलिमेंट हैं तो 10 एलिमेंट्स एक साथ में पढ़ने के लिए आ गए। अगली चीज, जब वर्गीकरण का दिमाग में आया तो कुछ लोग ने डेंसिटी के अनुसार वर्गीकरण किया, कुछ लोगों ने डक्टिलिटी के अनुसार वर्गीकरण किया, कुछ लोगों ने मेलिबिलिटी के आधार पर वर्गीकरण किया। लेकिन पहला महत्वपूर्ण वर्गीकरण मेटल्स का मेटल्स और नॉन मेटल्स के रूप में आया। एलिमेंट्स का पहला महत्वपूर्ण वर्गीकरण मेटल और नॉन मेटल के रूप में आया। हम लोगों को मालूम है कि अगर हम लोग एलिमेंट को मेटल और नॉन मेटल में बांट दिया तो 2 ग्रुप बन गए। लेकिन चूंकि सारे एलिमेंट्स को अगर 2 ही समूह में बांटेंगे तो फिर समूह बहुत लार्ज हो जाएंगे और जब समूह लार्ज हो जाता है तो उसका अध्ययन करना कठिन काम होता है। दूसरी चीज ये आई कि कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रकार की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तो उनको किस समूह में रखा जाए यह भी एक सोचनीय प्रश्न हो गया। इसके बाद में हम लोग के पास में बात आती है विलियम प्राउड की। विलियम प्राउड ये कहते थे कि वर्गीकरण हम लोग करें और उसका आधार बनाएं एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास के अनुसार पहला वर्गीकरण करने की बात कही थी विलियम प्राउड ने, क्योंकि इन्होंने कहा था कि एटॉमिक मास के अनुसार हम एलिमेंट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं
और डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो एटॉमिक मास ही वो पहला बेसिस था जिसके आधार पे एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई। किसने दिया था? विलियम प्राउट ने। अब बात आती है डोबेनियर की, जो कि हम लोग के हैं JW डोबेनियर, जो कि एक जर्मन केमिस्ट है। JW डोबेनियर, ए जर्मन केमिस्ट। JW डोबेनियर एक जर्मन केमिस्ट ने एटॉमिक मास को आधार बनाते हुए तत्वों का पहला वर्गीकरण किया, और इस वर्गीकरण को उन्होंने ट्राइड रूल कहा। इट इज नोन एज ट्राइड। ट्राइड का मतलब होता है 3। और बड़ा सुंदर सी बात ये कहते थे कि हम लोगों के पास में यदि 3 एलिमेंट है, एलिमेंट नंबर A, एलिमेंट नंबर B और एलिमेंट नंबर C, तो हम A एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखें, उसमें C एलिमेंट का एटॉमिक मास ऐड करें और 2 से डिवाइड करें, तो जो एटॉमिक मास आएगा वो लगभग एटम B का होगा। एक मैजिक नंबर मिल जाता है। जैसे हमारे पास पहला ट्राइड जो डोबेनियर ने बनाया वो था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। फर्स्ट ट्राइड इज ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास 88 और बेरियम का एटॉमिक मास 137। हमने A और C को जोड़ा, 40 प्लस 137 इट इज इक्वल टू 177, और 177 is divided by 2, then it comes 88.5, and this 88.5 is nearly equal to strontium। समझ में आया? अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारे पास है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35, आयोडीन का एटॉमिक मास 127 और ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80। तो हमने A और C को ऐड किया, A 35 प्लस C 127, इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 162, एंड 162 इज डिवाइडेड बाई 2, तो हम लोगों का आ गया 81, एंड दैट 81 इज नियरली इक्वल टू 80। तो यहां पर हम लोगों का एटॉमिक मास लगभग बराबर हो गया। तो इसको हम लोग कहते थे ट्राइड रूल। अब इस ट्राइड समूह की प्रॉपर्टीज को अगर देखें तो हम लोग अगर यहां पर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को देखें, ये पहला ट्राइड कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, इन सभी का वैलेंसी +2, इन सभी का जो वैलेंसी है ये +2 है। ये सभी ऑक्साइड्स बनाएंगे MO टाइप का, दे विल फॉर्म ऑक्साइड ऑफ टाइप MO, और ये हमारे मेटल के कंडीशन में है। तो इनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हो जाती है इन तीनों एलिमेंट की। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में अगर हम लोग देखें तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -1 होगा तीनों एलिमेंट का, और ये अगर हाइड्राइड बनाएंगे तो हम लोगों के MH प्रकार के हाइड्राइड बनाएंगे, और ये हम लोगों के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे। तो दिस रूल इज नोन एज डोबेनियर्स रूल। इस रूल को हम लोग डोबेनियर्स रूल कहते हैं। अब बात आती है कि डोबेनियर के नियम में कमी कहां है। तो डोबेनियर के रूल में पहली कमी तो ये आई
कि ये बहुत बड़ी मात्रा में ट्रायड को चुन नहीं पाए, 2-3 ट्रायड ही ये चुन पाए, तो सारे एलिमेंट्स का वर्गीकरण नहीं हो पाया। दूसरी चीज, ट्रायड रूल को भी बहुत लोगों ने फॉलो नहीं कर पाए। जैसे एक एक्सेप्शन हम लेके आ रहे हैं, FCl और Br, जो इसी हैलोजन फैमिली का ऊपर का एलिमेंट है। फ्लोरीन का एटॉमिक मास 19, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 एंड ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80। 19 plus 80 is equal to 99 and 99 upon 2 is equal to 49.2, and this 49.2 is far away than this 35, and it's here the Domanius triad rule fails, जहां पे डोमेनियर का जो ट्रायड रूल था वो फेल हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल की। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, जो साइंटिस्ट न्यूलैंड थे ये म्यूजिक लवर थे। और बच्चों, तुम लोग ने मालूम होगा कि म्यूजिक में 7 सुर माने जाते हैं। म्यूजिक में 7 सुर माने जाते हैं। एक हम लोगों का होता सा, उसके बाद में दूसरा होता रे, तीसरा होता गा, चौथा होता मा, उसके बाद पा, धा, नी और फिर सा। जो 8th नंबर होता है वो पहले के समान होता है। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो जो 8th नंबर आया वो नंबर 1 के बराबर होता है। तो न्यूलैंड भी ये कहते थे कि हम अपने ऑक्टेव रूल में एलिमेंट्स को अरेंज कर देंगे एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में। वी विल अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। और जो 8th एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट के बराबर होगी। हम लोग यहाँ पे टेबल पे देखते हैं बहुत ध्यान से, ये डोबेनियस वाले एग्जाम्पल्स को इरेज कर देते हैं और अब बात करते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल की। तो जैसे हमने बताया, ही इज ए म्यूजिक लवर, जो म्यूजिक को पसंद करते थे। और म्यूजिक में हम लोग के अक्षर है जैसे सा, इट इज लेटर 1, रे नंबर 2, गा 3, मा, पा, धा, नी, सा, पा, धा, नी, सा। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर सा यहां है। तो सेम कंडीशन में हम लोग बात करते हैं, दिस इज 1 नंबर, इट इज 2 नंबर, इट इज 3 नंबर, इट इज 4 नंबर, इट इज 5 नंबर, इट इज 6 नंबर, इट इज 7 नंबर। और जो 8th नंबर होगा वो फिर 1 नंबर के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग एलिमेंट की बात करें तो हाइड्रोजन नंबर 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है ऑफ एटॉमिक मास। एक बात और ध्यान रखो, न्यूलैंड के समय पर रेयर गैसेस नोन नहीं थी, तो रेयर गैसेस वहां पे नहीं आती। तो हाइड्रोजन के बाद हम लोग का आ जाता है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7। और ऑक्सीजन के बाद क्या आता है? फ्लोरीन। ऑक्सीजन के बाद में फ्लोरीन। तो यहां पे जो प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की होंगी वही प्रॉपर्टीज हम लोग की फ्लोरीन की होंगी। तो इसी को हम लोग कहते थे न्यूलैंड्स
ऑक्टेव रूल। इन्होंने हॉरिजेंटल लेवल पे चीजों को अरेंज किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया, और इसमें नोबल गैसेस शामिल नहीं थी। अब हम लोग अगर बात करें कि इनकी मेरिट क्या थी, तो इनकी मेरिट ये थी कि लाइटर एलिमेंट के लिए तो ये क्लासिफिकेशन ठीक था, लेकिन जहां हैवियर एलिमेंट की तरफ चले जाते हैं तो ये क्लासिफिकेशन अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं है। दूसरी लिमिटेशन इनकी ये आई कि इन्होंने कोबाल्ट और निकिल को सेम ग्रुप में रखा। ही प्लेस्ड कोबाल्ट एंड निकिल इन द सेम ग्रुप। और तीसरी लिमिटेशन इनकी ये आई, आयरन इज प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम कोबाल्ट एंड निकिल। आयरन को कोबाल्ट निकिल से बहुत दूर रखा गया। आयरन पास में नहीं था, कोबाल्ट निकिल से बहुत दूर था, लेकिन क्योंकि पहली बार इन्होंने, अब व्हाट इज द मेन मेरिट ऑफ दिस न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल? न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल का पहला मेरिट क्या था? पहली बार इन्होंने प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी बताई, आवर्ती क्रम, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी फ्लोरीन के समान होगी। हम लोग अगर आगे बढ़े, हमने छोड़ दिया है, तो लिथियम के बाद ये आ जाता है सोडियम। तो सोडियम के पास में जो प्रॉपर्टी होगी वो लिथियम की जैसी होगी। अब इसके बाद में हम लोग का आगे की तरफ हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। तो तत्वों की पीरियोडिसिटी इन दी प्रॉपर्टीज वॉज गिवन बाय न्यूलैंड, और इसके कारण रॉयल सोसाइटी ने 1887 में न्यूलैंड को डेवी मेडल दिया। डेवी मेडल 1887 में रॉयल सोसाइटी ने न्यूलैंड को डेवी मेडल से सम्मानित किया, बिकॉज ही हैज गिवन पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। अब इसके बाद तुम लोगों ने नाम सुना होगा मेंडलीफ का। मेंडलीफ का नाम सुना होगा, जिनका नाम था D.I. मेंडलीफ, डिमिट्री इवानोव्स्की मेंडलीफ। ये एक रशियन केमिस्ट थे और इन्होंने 1869 में अपना ला दिया, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका बेसिस यही मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल है। तो रशियन केमिस्ट D.I. मेंडलीफ in 1869 gives मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। अब अगली चीज ध्यान रखो, मेंडलीफ के समय 63 एलिमेंट्स ज्ञात थे। जो एलिमेंट मेंडलीफ के समय ज्ञात थे उनका नंबर था 63। अब मेंडलीफ ने वर्टिकल लाइन अरेंज करी, जो कि 1 to 7 थी, और इस तरह 1 to 7 जो वर्टिकल लाइन थी वो A और B में बटी हुई थी। तो 1 is divided into 1A and 1B, 2 is divided into 2A and 2B, 3 is divided into 3A and 3B। तो 7 जो वर्टिकल लाइन थी वो वर्टिकल लाइन ग्रुप कहलाती थी। 7 जो वर्टिकल लाइन थी उन वर्टिकल लाइंस को हम लोग ग्रुप कहते थे। तो जब हम लोग ग्रुप की बात करें तो मेंडलीफ, पहली चीज क्या ध्यान रखिए, मेंडलीफ के समय 63 एलिमेंट्स क्या थे, 63 एलिमेंट, और जो इनके ग्रुप थे जो कि वर्टिकल लाइन थी, ग्रुप इन ग्रुप्स में 1 to 7 डिवाइडेड इनटू A एंड B, तो ये कितने हो गए टोटल 14, प्लस 8 उसके 3 ग्रुप थे और ये हो गया 3, इट इज इक्वल टू 17। तो कोई अगर पूछेगा
कि मैनलीफ की पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप है, तो 17 ग्रुप है। किस तरह से है, 1 to 7 A and B, 8 into 3 टोटल 17। और जो हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन जिसको पीरियड कहते थे, पीरियड, उसका नंबर था 6, पीरियड का नंबर था 6। अब मैनलीफ के पीरियोडिक लॉ को ध्यान से सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। दोबारा सुनो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। हिंदी में सुनो, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके एटॉमिक मास का आवर्ती फलन होते हैं, उनके एटॉमिक मास का आवर्ती फलन होते हैं। अब इनकी ये जो पीरियोडिक टेबल थी, ये पब्लिश हुई थी जर्मन जर्नल में 1872 में। इट इज पब्लिश्ड इन जर्मन जर्नल इन 1872। अब बात आती है कि मैनलीफ की पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स क्या है। तो हम लोग अगर मेरिट्स की बात करें तो पहली चीज, इन्होंने तत्वों के ग्रुप बनाए जो इससे पहले ग्रुप नहीं बने हुए थे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये थी कि अगर ग्रुप बनाते समय बीच में कोई ऐसा तत्व नहीं मिल रहा है जिसकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, लेकिन तत्व तब तक ज्ञात नहीं है, तो इन्होंने गैप छोड़ दिए थे फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। उन्होंने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए गैप छोड़ दिए, जिससे कि नए एलिमेंट की डिस्कवरी में फायदा मिला। तीसरा पॉइंट, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बता दी। जो एलिमेंट ही ज्ञात नहीं था उसकी प्रॉपर्टीज ज्ञात थी, जो कि मैनलीफ ने बताई। अगली चीज ये थी कि इन्होंने इनकरेक्ट एटॉमिक मासेस को करेक्ट किया। इन्होंने इनकरेक्ट एटॉमिक मासेस को करेक्ट किया। तो मुख्य रूप से 4 मेरिट थी। इन्होंने ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स बना दिया, इन्होंने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ दी, इन्होंने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बता दी, और इन्होंने इनकरेक्ट एटॉमिक मासेस को करेक्ट कर दिया। अब बात करते हैं मैनलीफ की डीमेरिट्स की। जब डीमेरिट की बात करें तो पहली डीमेरिट ये है कि इन्होंने कई एनामोली छोड़ी। जैसे आर्गन का एटॉमिक मास है 39.9, याद करो, आर्गन का एटॉमिक मास 39.9 और पोटेशियम का एटॉमिक मास 39.1। तो पोटेशियम को पहले होना चाहिए, आर्गन को बाद होना चाहिए, लेकिन ये एनामोली वहां पे दिखाई पड़ी। कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9 और निकिल का एटॉमिक मास 58.6। यहां पे भी एनामोली इन पेयर्स दिखाई पड़ी, जो कि इनकी डीमेरिट थी। अगली डीमेरिट थी कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स क्लियर नहीं था। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इज नॉट डिस्कस्ड। आइसोटोप्स की पोजीशन डिस्कस नहीं थी। अगली डिमेरिट ये थी कि इन्होंने डिसिमिलर एलिमेंट्स को एक साथ रखने की कोशिश की। ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट, जैसे कॉपर और सिल्वर को प्लेस कर दिया इन्होंने लिथियम और सोडियम के साथ में। कॉपर और सिल्वर को प्लेस कर दिया लिथियम और सोडियम के साथ में, ये इनकी एक बड़ी डिमेरिट थी। और जो केमिकली सिमिलर एलिमेंट थे उनको सेपरेशन कर दिया। जो केमिकली सिमिलर एलिमेंट थे
उनका सेपरेशन कर दिया, ये भी इनकी सबसे बड़ी कमी के रूप में माना गया। अब हम लोग बात करें कि इन्होंने हाइड्रोजन की पोजीशन को भी सही से नहीं बताया। हाइड्रोजन को फर्स्ट ए में भी दिखाया और हाइड्रोजन को सेवेंथ ए में भी दिखाया। हाइड्रोजन फर्स्ट ए में भी था और हाइड्रोजन सेवेंथ ए में भी था। ये मैंडलीफ की सबसे बड़ी कमी मानी जाती है। अगली चीज, तब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी खोज हो चुकी थी, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई महत्व पीरियोडिक टेबल के अंदर महत्व नहीं था। जो हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था उसका महत्व पीरियोडिक टेबल में नहीं था। अब हम लोगों का जो अगला एलिमेंट है गोल्ड और प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम को अवे रखा जबकि इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी। गोल्ड और प्लेटिनम की तुमने सबने सुना होगा कि सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम इनके आभूषण बनाए जाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, लड़कियां पसंद करती हैं, लड़के भी पसंद करते हैं। तो इसमें इन्होंने इनको अलग कर दिया, ये भी इनकी डिमेरिट थी। अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय हेनरी मोजले इन 1913। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय हेनरी मोजले इन 1913 और वही पीरियोडिक टेबल अभी तक अस्तित्व में है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंतर्गत एक ग्रुप बढ़ जाता है जो कि ग्रुप हम लोगों का है, जो कि ग्रुप है रेयर गैसेस का, क्योंकि रेयर गैसेस की खोज तब तक हो चुकी थी। तो मॉडर्न पीरियड, सबसे पहली चीज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की पहली चीज, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज given by Henry Moseley in 1913. It is given by Henry Moseley in 1913। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? मैंडलीफ के पीरियोडिक लॉ में हम लोग एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर कर देंगे। अब सबको बच्चों मालूम होगा कि एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इस तरह से इनका जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था वो ये कहता था द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। The physical and chemical properties of elements are periodic functions to their atomic numbers। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होंगे। अब एक चीज और ध्यान रखो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोजले की दी हुई थी उसमें ग्रुप का नंबर था 18। कितने ग्रुप थे? 18। और उसमें पीरियड कितने थे? 7 पीरियड। इसके अलावा टेबल के नीचे जो है, टेबल के नीचे जो हम लोगों का था वो लेंथनाइड और एक्टिनाइड बना हुआ था। अगर टेबल का स्केलेटन बना दें तो स्केलेटन के रूप में यहां पे था एस ब्लॉक, इसको कहते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के बीच में यहां पे था डी ब्लॉक और यहां पर था पी ब्लॉक और यहां पे नीचे रखा हुआ था एफ ब्लॉक। ये था एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक वो होता है जिसमें डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एस में भरा जाता है। डी ब्लॉक वो होता है जिसके एलिमेंट्स में डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन डी में भरा जाता है। पी ब्लॉक वो होता है जिसमें डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन पी में भरा जाता है और एफ वो होता है जिसमें डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एफ में भरा जाता है। एफ को भी हम लोग दो ग्रुपों में बांटते हैं, एक को कहते हैं 4f और एक को कहते हैं 5f। तो ये जो ग्रुप है, ग्रुप का नंबर है 18। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप है 18
एंड पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड्स इज 7, पीरियड की संख्या 7 है। इसके अलावा टेबल के बाहर मौजूद है लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। तो हमको लगता है कि आज पीरियोडिक टेबल के बारे में जनरल जानकारी तुम लोगों को हो गई होगी। ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर को लाइक करो, कमेंट करो और सभी लोग हमारे चैनल डॉक्टर विवेक दीक्षित को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि प्रतिदिन पढ़ने वाले केमिस्ट्री के लेक्चर्स को सबसे पहले सुनने वाले तुम हो। किसी भी प्रकार की समस्या या प्रॉब्लम के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9719660833 पर संपर्क करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस टेलीकास्ट।